अस्सलामुअलैकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका पसंदीदा चैनल योर फेरी एकेडेमिया, उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम, माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था आइसोटोप्स के बारे में। हमने आइसोटोप्स के बारे में स्टडी किया था और साथ साथ हमने आइसोटोप्स की एप्लीकेशन स्टडी की थी कि आइसोटोप्स जो हैं हमारे पास किस तरह हमारी डेली लाइफ के अंदर या इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। अब चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमने 2.1 तक टेस्ट योर सेल्फ सोल्व की थी। आज हम रिमेनिंग अपने टेस्ट योर सेल्फ सोल्व करेंगे, जिसके अंदर 2.2, 2.3 और 2.4 मीन्स 3 एक्सरसाइज हैं टेस्ट योर सेल्फ की, जो कि हम आज सोल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Number 1 question is, how was it proved that the whole mass of an atom is located at its center? उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ये हमारे पास बेसिकली बोहर की जो एटॉमिक मॉडल है उससे रिलेटेड है। उन्होंने कहा है कि कैसे प्रूव हुआ था कि जो ज़्यादातर जो हमारे पास मैस है वो एटम का, वो उसके सेंटर के अंदर है। सपोज ऐसे है ना, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। कहते हो कैसे उन्होंने साइंटिस्ट ने प्रूव किया था कि जो हमारे पास ज़्यादातर मैस है वो सेंटर में है। तो ये कैसे प्रूव किया था? हमने पढ़ा था बोहर के अंदर जो ज़्यादातर हमारे पास हीलियम के पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड थे, मतलब कि स्ट्रेट मूव कर रहे थे विदाउट टचिंग द न्यूक्लियस। ठीक है, वो अनडिफ्लेक्टेड रहे थे, गुजर गए थे। लेकिन कुछ उनमें ऐसे पार्टिकल थे जो कि डिफ्लेक्ट बैक हो गए थे लार्ज एंगल के ऊपर, ऐसे, या तो डिफ्लेक्ट कर गए थे बैकवर्ड या फिर डिफ्लेक्ट किए थे एट लार्ज एंगल्स। इन दो बातों की वजह से साइंटिस्ट ने कहा था कि जो होल मैस ऑफ एटम होता है वो उसके एक तो सेंटर में होता है और वो बना होता है पॉजिटिव चार्ज से। सो व्हाट्स द आंसर? आंसर इज साइंटिस्ट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। आप अपने वर्डिंग में इसको किस तरह भी चेंज कर लें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे साइंटिस्ट ने किया था। साइंटिस्ट ने हीलियम के जो हमारे पास पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए थे, पहली बात। ठीक है, ज़्यादातर जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड थे, मीन्स दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन कुछ ऐसे थे फ्यू जो कि डिफ्लेक्ट कर गए थे बैकवर्ड आफ्टर टचिंग द सेंटर एंड डिफ्लेक्टेड एट वेरी लार्ज एंगल। कुछ डिफ्लेक्ट कर गए थे बैकवर्ड की तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गए थे, और कुछ कर गए थे लार्ज डायरेक्शन के अंदर। इन दो बातों ने प्रूव किया कि जो हमारे पास ज़्यादातर मैस होता है एटम का वो सेंटर में होता है, एक तो, ठीक है, एक सेंटर में होता है, और दूसरी बात कहाँ पर होता है, वो पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना होता है। ठीक हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how was it shown that atomic nuclei are positively charged? सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि किस तरह हुआ था कि जो एटॉमिक न्यूक्लिया हमारे पास वो पॉजिटिवली चार्ज कैसे है। ठीक है, कैसे हुआ था? हमें पता है कि जो हीलियम के पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जैसे ही वो टकराए न्यूक्लियस के साथ तो उन्होंने क्या किया, वो डिफ्लेक्ट कर गए पीछे की तरफ। ठीक है, जो डिफ्लेक्शन था ना अल्फा पार्टिकल्स का, उसने ये प्रूव किया कि जो हमारे पास सेंटर है वो बना हुआ है किससे? पॉजिटिवली चार्ज से। तो क्या है इसका आंसर है? द आंसर इज द डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स indicates that atomic nuclei are positively charged. Now the next question is, name the particles which determine the mass of an atom. अब उन्होंने बताया कि कोई ऐसे पार्टिकल्स बताएं जो कि डिटरमिन करते हैं हमारे पास मैस ऑफ एन एटम। ठीक है, कैसे हमारे पास हम मैस ऑफ एन एटम को डिटरमिन करते हैं? द मैस ऑफ एन एटम इज डिटरमिन्ड बाय द, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिटरमिन्स द मैस ऑफ एन एटम। ठीक हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम क्वांटम थ्योरी? बच्चों ये हमारे पास ऊपर ही लिखी हुई है कि कैसे डिफरेंस है क्लासिकल थ्योरी के अंदर और क्वांटम थ्योरी के अंदर।
रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो था हमारे पास वो क्वांटम थ्योरी के ऊपर, क्लासिकल थ्योरी के ऊपर बेस कर रहा था, जबकि बोहर का जो था वो क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस कर रहा था। क्लासिकल थ्योरी हमारे पास क्या बताती है? क्लासिकल थ्योरी बताती है कि कोई भी जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है ना हमारे पास, वो रेडिएट करती है एनर्जी जब वो वाइब्रेट कर रही होती है। ठीक है बच्चों, कैसे? सपोज हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर पढ़ा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है ना रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वाइब्रेट कर रहे हैं ना, ठीक है, और एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली। मतलब कि सिंपल हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक थ्योरी के अंदर जो क्लासिकल थ्योरी को बेस करी थी, हमने क्लासिकल थ्योरी के अंदर ये पढ़ा था कि जो एटम होता है हमारे पास वो इमिट करता है हमारे पास एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, जबकि क्वांटम थ्योरी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो एटम होता है हमारे पास वो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली इमिट नहीं करता है। ठीक है, बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर हमने क्या पोस्टुलेट्स में पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि वो इस सूरत में एनर्जी रेडिएट करता है जब वो जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट। कैसे? जब वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाएगा तो वो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, और जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। ये थी हमारे पास क्वांटम थ्योरी। जब क्लासिकल थ्योरी क्या थी कि जो बॉडी होती है हमारे पास जब वाइब्रेट कर रही होती है तभी वो अपनी रेडिएट करती है एनर्जी को। ठीक हो गया बच्चों? और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है, तो हम इसको यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हाउ कैन यू प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड? अब देखो, हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा था बोहर के अंदर कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना हमारे पास वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? नीचे उन्होंने हिंट भी दिया हुआ, पेपर के अंदर आपको हिंट नहीं दिया होगा, आपने खुद ही फाइंड करना है। हमने पढ़ा था mvr इज इक्वल टू nh/2π। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले देखें कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हैं। हमने सिर्फ इस वाली चीज को सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, इसको नहीं आपने छेड़ना, ये आपके अभी काम का नहीं है। हमने एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करना है। एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। ठीक है, समझ लो, एंगुलर मोमेंटम हमने फाइंड करना है, ये फाइंड करना है इस फॉर्मूले से। आपने इसको देखना कि मैस क्या है, वेलोसिटी क्या, रेडियस क्या, ये चीज़ें आपके भी नहीं है काम की। आपने सिर्फ ये nh/2π को कैलकुलेट करना है। ठीक है, n हमारे पास क्या था? n हमारे पास था क्वांटम नंबर। ठीक है, अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट ये लिखा हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमारे पास n की वैल्यू क्या होती है? 1। उन्होंने फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमारे पास यहाँ पर सोल्व भी किया हुआ है, जो कि है 6.63 × 10⁻34। ये क्या है? हमारे पास प्लैंक्स लेंथ की वैल्यू है। ठीक है, उसके अलावा 2 का वैसे आएगा क्योंकि फॉर्मूले के अंदर है, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। ठीक है, जब इन्होंने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 1.0 × 10⁻34 kg/m/s। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो ये इस तरह प्रूव हो गया कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है। यही एनर्जी है बेशक वो कोई भी एलिमेंट हो। ठीक हो गया। अब हम सपोज हम 2 का फाइंड कर लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैं कर लेती हूँ 2 का फाइंड। इसके अंदर क्या डिफरेंस आना है? 2 का फाइंड करने के लिए सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आना है। जहां पर हमने n ऑर्बिट के लिए 1 लिखा था वहां पर n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब 6.63 × 10⁻34 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर n है ना, तो n की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 2.34 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 2.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 kg/m², और ये वाला फॉर्मूला साथ, ये एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, जो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ, दैट इज 2.3। ठीक है, 2.3 के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं सादा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो मैंने मेरे ख्याल से मैंने हर एक क्वेश्चन को बताया हुआ जब मैंने आपको लेक्चर दिया था, लेकिन फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन में भी पॉसिबल है कि हो सकता है आपको ना मैंने करवाया हो या मैं भूल गई हूँ, इंसान हूँ, भूल जाता है बंदा। ठीक है, सो लेट्स सी। नंबर फर्स्ट इज हाउ मेनी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन पी सबशेल। पी सबशेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कितने अकोमोडेट कर सकते हैं? ये हमने पढ़ा था कि एस के अंदर 2 कर सकते हैं।
तो पी के अंदर हम कितने कर सकते हैं, पी के अंदर हम 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास वो एकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, देन हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन सेकंड शेल। हमारे पास शेल क्या थी, फर्स्ट थी के, दूसरी थी एल। पहली के अंदर सब शेल कौन सी थी, पहली के अंदर सिर्फ एस सब शेल थी, जबकि एल के अंदर एस सब शेल थी और पी सब शेल थी। ठीक है, आपने दोनों लिखने हैं कि सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल्स हैं, उन 2 सब शेल्स के नाम क्या है, एस और पी। नंबर थर्ड इज एस एंड पी। नंबर थर्ड इज व्हाई डज एन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल 2p ऑर्बिटल देन 3s ऑर्बिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो पहले अपना 2p ऑर्बिटल कंप्लीट करता है फिर 3s ऑर्बिटल कंप्लीट करता है। ऐसा क्यों है, मैंने आपको बताया था कि अक्सर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऐसे ही करता है, किस वजह से, क्योंकि जो हमारे पास 2p ऑर्बिटल है ना, 2p ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी जो होती है हमारे पास लो होती है, लोअर देन दैट ऑफ 3s। अभी आपको अच्छी तरह बताना चाहिए कि क्यों हमारे पास जो 2p ऑर्बिटल है हमारे पास वो पहले फिल होता है देन 3s ऑर्बिटल, बिकॉज 2p ऑर्बिटल हैज लो एनर्जी देन 3s ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ बोथ k एंड l शेल्स ऑफ एन एटम आर कंप्लीटली फिल्ड। कहते हैं k और l शेल्स ऑफ एन एटम कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर फिल्ड हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देम। देखो k और l शेल्स है हमारे पास, कहते हैं कि कंप्लीटली फिल हो तो इनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। हमें पता है के जो है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर रख सकता है, के हमारे पास 2 रख सकता है, और एल हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर 2 सब शेल होती हैं एस और पी। ठीक हो गया, तो ये कितने कर सकता है, एस के अंदर होती हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी और पी के अंदर होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी। इन दोनों को कंबाइन कर लो तो एल कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, एल 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है और के 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन एम शेल। एम शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास वो अपने अंदर रख सकते हैं। हमें पता है कि अगर के 2 रख सकता है, एल जो है वो हमारे पास 8 रख सकता है, तो एम कितने रखता है, एम हमारे पास टोटल, बच्चों बताओ कितने रखता है, एम हमारे पास टोटल रखता है 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर है कि कैसे हमारे पास जो एम है हमारे पास वो अकोमोडेट करता है 18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। वेरी वेरी इजी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s1। देन इज व्हाट इज द राइट एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस। ये मैंने आपको सोल्व भी करवाया था न्यूमेरिकल क्वेश्चन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस। एटॉमिक नंबर क्या होता है फॉस्फोरस का, 15 होता है हमारे पास। ठीक है, राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। आपको वो वॉइस टोन याद है जो मैंने आपको बताया था, स्कूल पब्लिक स्कूल, आप उस तरह सोल्व करें, लेकिन मुझे पता है तो फिर मैं इसका लिखती हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, फॉस्फोरस की। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 13। एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास, पहले देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 है, जबकि एटॉमिक मास जो है हमारे पास उसका 27 है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच एटम ऑफ द एलिमेंट। सिंपल सी बात है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे ना उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमारे पास हर एक एटम ऑफ एलिमेंट के पास 13 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक हो गया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन एम शेल ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 15। देखो बच्चों, हमारे पास 3 शेल्स उससे पहले हैं, 2 शेल्स उससे पहले हैं सॉरी, के एल और एम। के कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है हमारे पास वो रखता है, के हमारे पास रखता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल हमारे पास रखता है 8 इलेक्ट्रॉन, और एम हमारे पास इसकी कैपेसिटी तो होती है ज़्यादा की रखने की, लेकिन अब देखो 8 और 2 ये टोटल कितने हो गए 10,
रिमेनिंग कितने रह गए 5, तो m के पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5, हमारे पास इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि आपको इजी वे में बता दूं तो आप इस तरह कर लो कि m शेल के पास जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास वो 5 हैं। Our next question is what is the maximum capacity of shell? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपके LMN के अंदर पता कर सकते हो कि कितने आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिक्स कर सकते हो। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल इज 2n स्क्वायर। n के हमारे पास क्वांटम नंबर, ठीक है, ये इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हो किसी भी शेल के अंदर। ठीक हो गया बच्चों। और नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ इज 2.4। सो लेट्स स्टार्ट। ये बहुत ईजी है, बहुत जल्दी कंप्लीट करनी है, आपको आती होगी क्योंकि अभी कल ही तो हमने टॉपिक पढ़ा है इसका। ठीक है, व्हाई डू द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास? आइसोटोप्स का पता है, उसके डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। क्यों होता है उसका एटॉमिक मास डिफरेंस? क्योंकि उसके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। ठीक है, why do the isotopes of an element have different atomic mass? Isotopes of an element have different atomic mass because they have different number of neutrons. ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कार्बन 12 एंड कार्बन 13? ये कल मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, कार्बन 12 और कार्बन 13 के हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन देखो कार्बन 12 के अंदर ऐसे होता है ना 6, और कार्बन 13 का भी 6, सॉरी ऐसे होता है। अब हमने फॉर्मूला रहता था A इज इक्वल टू Z माइनस एक्स। 12 में से 6 निकालो 6, और 30 में से 6 जो है माइनस करो 7, तो हमारे पास कार्बन 12 के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 6, और 30 में से 6 निकालो तो इसके हमारे पास न्यूट्रॉन कितने हैं 7। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन व्हाट विच ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन ग्रेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? ऑब्वियसली द लास्ट वन, ट्राइटियम। ट्राइटियम के पास हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी। मेडिसिन के अंदर हमारे पास कौन सा आइसोटोप यूज होता है? आयोडीन 131 विच इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गायटर, एंड रेडियोथेरेपी के लिए फॉस्फोरस 32 एंड स्ट्रोंशियम 90। उन्होंने एक पूछा तो आप 2 लिख दो तो अच्छी बात है, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे को आते हैं। आई यूज फॉर रेडियोथेरेपी। देन हाउ इज द गायटर इन थायराइड ग्लैंड डिटेक्टेड? कहते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर गायटर कैसे डिटेक्ट होता है? थायराइड ग्लैंड के अंदर जो गायटर होता है हमारे पास वो आयोडीन 131 के यूजेज की वजह से डिटेक्ट होता है। ठीक है, डिफाइन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ये कल डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी थी, एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। वट इज़ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ, या अपना मतलब कि लिख लो इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करके अगर मैं ज़्यादा तेज बोल दूँ। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 or more लाइटर न्यूक्लियाई। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन है हमारे पास न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की। आप इसके साथ एग्जांपल भी दे दो तो दैट विल बी वेल एंड गुड। ठीक है, वो जो यूरेनियम की हमने पढ़ी थी। ठीक है, व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाउ इज दिस एनर्जी यूज्ड? ये जो एप्लीकेशन ऑफ पावर जनरेशन है ना, उसके ऊपर लास्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है 3 लाइन्स, आपने वहाँ से पढ़ लेना है कैसे है वो। उसके अंदर कहते हैं कि एक जब यूरेनियम 235 ब्रेक करता है तो हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है हमारे पास हमारे पास वो लिबरेट होती है, जिसकी वजह से हमारे पास बॉयलर्स होते हैं, हमारे पास उनमें वाटर होता है, हमारे पास वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, और स्टीम जो होती है हमारे पास वो जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी बाय रनिंग टर्बाइंस। ठीक है बच्चों, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस इन द फिजन और रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235? यूरेनियम 235 के अंदर कितने हमारे पास न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं? जब हमने उसका रिएक्शन किया था तो हमने देखा था उसके अंदर 3 न्यूट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास वो प्रोड्यूस होते हैं। उसके रिएक्शन के अंदर ये बात लिखी हुई थी। ठीक है, ऐसे करके याद होगा आपको 310 न्यूट्रॉन। देन आवर लास्ट क्वेश्चन इज यूरेनियम 235 फिजन प्रोड्यूस 2 एटम्स ऑफ विच एलिमेंट? अब हम पता है कि यूरेनियम 235 ने तब रिएक्शन प्रोड्यूस किया था तो हमारे पास उसने प्रोड्यूस किया था बेरियम 139 और क्रिप्टॉन 94।
बेरियम के स्पेलिंग देते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बेरियम 139 और क्रिप्टोन 94। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फ़ी अमानिल्लाह।